ड्रग, जब भी मैं लफ्ज ड्रग यूज करूंगा तो इस ड्रग का मतलब ये होगा, इस ड्रग का ये मतलब होगा कि कोई भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो कि किसी भी डिजीज के अगेंस्ट यूज होगा, ठीक है, कोई भी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, ठीक है, तो ड्रग के अंदर हमेशा एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा और कोई दूसरी चीज मौजूद नहीं है। जबकि मेडिसिन एक ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर हमारे पास दूसरे एक्सिपिएंट्स भी मौजूद हो सकते हैं जो कि उसके साथ एज अ साइड वाइज काम करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ड्रग की जो डेफिनेशन बनती है वो ये बनती है कि ये वो केमिकल है जिसको हम लोग के किसी डायग्नोसिस के बाद, किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की डायग्नोसिस के बाद हम लोग उसको यूज कर सकते हैं उसकी ट्रीटमेंट के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए, उसके हर एक एस्पेक्ट को दूर करने के लिए। बट मेडिसिन का जब वर्ड यूज होता है ना, तो मेडिसिन के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ साथ दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हो सकते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन आप ये कहें कि एक एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ दूसरे साइड वाइज दूसरे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी मौजूद हों जो कि दूसरी एक्टिविटीज को भी साथ में हैंडल कर रहे हों, ठीक है। तो ड्रग हमेशा या 1 या 2 या 3 कंपाउंड्स की एक ऐसी कॉम्बिनेशन होती है कि जो एक स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट काम कर रहे हो, ठीक है। और मेडिसिन एक ब्रॉड टर्म जिसके अंदर के मुख्तलिफ किस्म के चीजें, मुख्तलिफ किस्म के कॉन्स्टिट्यूएंट उसके अंदर मौजूद हैं और वो एक से ज्यादा बीमारियों के लिए काम कर रहे हो, हम इसको मेडिसिन के एक ब्रॉड टर्म में रखते हैं। अच्छा, अब हम लोग आते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट्स के ऊपर। मैं यहां पर लिख देता हूं ताकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाए कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट, ठीक है, कि हमारे पास रूट्स कौन कौन से होते हैं, किन रूट्स के ऊपर हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं, कि कौन कौन से तरीकाकार हैं, कौन कौन से ऐसे चैनल्स हैं कि जिसके जरिए हम लोग कोई ड्रग, कोई मेडिसिन बॉडी के अंदर दाखिल कर सकते हैं, ठीक है। समझ आइए, इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी कोई मेडिसिन किसी पेशेंट को दी जाती है तो उसके 1 2 3 4 किस्म के रूट्स हैं, ठीक है। वो मैं यहां पर आप लोगों के लिए लिख देता हूं, ठीक है। या मैं आप लोगों को 1 मिनट, अगर मेरे पास स्क्रीन शेयर हो तो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ये लीजिए। ये स्क्रीन शेयर होने लगी है आप लोगों के साथ। अच्छा, स्टार्ट शेयरिंग आ गई है, स्क्रीन आ गई है, स्क्रीन आई है। यस सर, आ गई। लड़का अपना माइक ऑफ कर दे। देखें, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे पास एंट्रल रूट, दूसरा है पेरेंट्रल रूट और तीसरा है अदर रूट्स। एंट्रल रूट्स में हमारे पास ओरल, ये देखें, सबलिंगुअल, पेरेंट्रल में आता है हमारे पास इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस। अदर्स में हमारे पास इनहेलेशन, इंट्राथीकल या जिसको इंट्रावेंट्रिकुलर भी कहा जाता है, टॉपिकल, ट्रांसडर्मल और वेक्टल। ये हमारे पास रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि इन रूट से हमारे पास कोई भी मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर दाखिल की जा सकती है। तो हम लोग इसको 4 किस्म में डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर मैंने थॉरोली 3 में इसको किया हुआ है, हम लोग इसको 4 में कर सकते हैं। इंटरवल रूट, पेरेंटरल रूट, टॉपिकल रूट और इनहेलेशन का रूट है। ये 4 रूट्स हैं जिनसे कि हमारी बॉडी के अंदर मेडिसिन जा सकती है, ठीक है, इंसर्ट की जा सकती है हमारी बॉडी के अंदर, ये मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर डाली जा सकती है, ठीक है।
ओरल रूट तो आप लोगों को मालूम है, हम लोग एंटरल रूट के ऊपर बात अभी करते हैं, तो उसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओरल रूट की। तो आप लोगों को ये मालूम है कि कोई भी मेडिसिन ओरल रूट से ली जा सकती है, जिस ओरल रूट में हमारे पास कैप्सूल्स, टैबलेट्स, सस्पेंशन, कोई भी लिक्विड हम लोग मुंह के जरिए लेते हैं, और वो हमारे मुंह से होते हुए, बकल कैविटी से होते हुए हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चला जाता है। ये एक इजीएस्ट मोड है, ये एक इजीएस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है किसी भी ड्रग का हमारी बॉडी के अंदर जाने के लिए। ये एक बेस्ट रूट है जो कि दुनिया में राइज होता है, ये हमारी दुनिया के अंदर आज भी इस्तेमाल होता है, और ज्यादातर यूज होने वाला रूट है ओरल रूट। सबको ये मालूम है, लोग मेडिसिन खाते होते हैं, पैरासिटामोल की गोली लेते हैं, डिस्प्रिन लेते हैं, आगे पीछे जितनी भी चीजें हैं वो हम लोग इसी रूट के जरिए ले रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात की। अब ये जो टैबलेट, ये जो कैप्सूल, ये जितने भी सस्पेंशन, जितने भी लिक्विड्स हम लोग ओरल कैविटी से लेते हैं, इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो पहले हम लोग इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इसके एडवांटेजेस में ये है, इसके एडवांटेजेस में स्टॉप शेयरिंग। अच्छा, इसके एडवांटेजेस में हम लोग जो सबसे पहली बात करते हैं वो ये है कि ये एक इजीएस्ट मोड है, और इसको किसी भी दवा को इंजेस्ट करने के बाद जब वो हमारे स्टमक में चली जाती है तो स्टमक एक बेहतरीन सॉरी और इजीएस्ट वे है कि जिससे हमारी एब्जॉर्प्शन हो सकती है किसी भी एक्टिव इंग्रेडिएंट की, और वो हमारी बॉडी के अंदर, हमारे प्लाज्मा के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। ठीक है, तो इट्स द इजीएस्ट एंड सेफेस्ट रूट। ठीक हो गई बात। दूसरी बात ये है कि ये एक हाइजीनिक रूट है कि जिसके जरिए हमारी बॉडी के अंदर जाने वाली चीज, अगर मिसाल के तौर पे अगर उसके ऊपर कोई पैथोजन भी लगा होता है तो हमारा वो जो क्या नाम है, स्टमक है, उसके अंदर ऐसे एसिड्स मौजूद होते हैं कि जो इसको डिस्ट्रॉय करके और इसमें इसकी सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। तीसरा, दिस इज द इजीएस्ट वे कि हम लोग कोई भी चीज इंजेस्ट कर लें। हाँ, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये ऐसे पेशेंट्स को नहीं दी जा सकती कि वो पेशेंट जो कि किसी शॉक की कंडीशन में हो या किसी इमरजेंसी कंडीशन में हो, या वो इंजेस्ट ना कर पा रहे हो, या उनके ओरल कैविटी में कोई प्रॉब्लम हो गया है, या जिन्हें निगलने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या जिनको कोई जीआईटी का कोई इश्यू होता है, तो ये उनके लिए डिसएडवांटेज है, वो ओरल रूट से नहीं ले सकते। ठीक है। नंबर सेकंड, कोई ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कि इरिटेंट है, जो कि बदजायका है, पैलेटेबल नहीं है, वो हम लोग मुंह से नहीं ले सकते, वो हमारी ओरल कैविटी से अंदर नहीं जा सकता, जिसकी वजह से बास टाइम पे ओरल रूट को ज्यादा फोकस नहीं किया जाता डिफरेंट चीजों के लिए। या नंबर थर्ड, एक ऐसी चीज कि जिस तरह के हम लोग ये कोई ड्रग ले रहे हैं जो कि मुंह में जाके और हमारे स्टमक में जाके ऐसे डाइजेस्ट हो जाए कि वो डाइजेशन के बाद उसकी वो शक्ल न रहे। ठीक हो गई बात, यानी वो अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट को चेंज कर ले, अपनी केमिस्ट्री को चेंज कर ले, तो ऐसी चीजें कभी भी नहीं दी जाती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई बता सकता है कोई एक ऐसी मेडिसिन कि जो हम लोग मुंह से ना ले सके और उसका मुंह से लेने में कोई नुकसान हो, कोई वाज़ेह नुकसान को बता सकता है? सर जिस तरह इंसुलिन हम लोग लेते हैं सर, अगर हम उसको सर ऑरली लेंगे तो उसको स्टमक डाइजेस्ट कर लेगा सर, इसलिए हम लोग उसको इंजेक्शन के जरिए लेते हैं सर। जी, इंसुलिन चूंकि प्रोटीन इन नेचर होता है, तो प्रोटीन चूंकि डिनेचर हो सकती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि एसिड्स होते हैं वो उसको डिनेचर कर सकते हैं। लाइकवाइज इस तरह से कि हम लोग अंडा खाते हैं तो जब हम लोग उसको उबालते हैं या उसको पकाते हैं तो उसकी जो वाइट है वो अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेता है। इसी तरह इंसुलिन और इस तरह के जो प्रोटीएजेस हैं या कोई एंजाइम्स हैं, जब वो हम लोग लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जाके वो अपनी शक्ल को चेंज कर सकते हैं, वो अपने आप को डिनेचर कर सकते हैं। सो दीज काइंड ऑफ स्टफ्स कैन नॉट बी इंजेस्टेड ओरली।
ठीक हो गई बात। तो ये ओरल के एडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस में सबसे बड़ा एडवांटेज है इकोनॉमिकल होता है। पता है इकोनॉमिकल क्यों होता है? इंडस्ट्री की वजह से भी इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल होने का एक पॉइंट है, मेरा आप लोगों से एक सवाल भी है, मैं एक सवाल कर रहा हूं, मुझे इसका जवाब थोड़ा सा सोच के दीजिए। देखिए, जो टैबलेट पंचिंग, जो टैबलेट बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं और जो इंजेक्शन बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं, जो इंजेक्शन बना रही होती हैं, इन दोनों में एक फर्क होता है। एक तो ये कि टैबलेट बनाने वाली इंडस्ट्री में वो प्रोटोकॉल नहीं अपनाए जाते जो कि इंजेक्शन बनाने वाली में होता है। उसमें सफाई का ज्यादा ख्याल रखा जाता है। इसमें जो इसका ग्रेडिंग होती है ना, ग्रेडिंग, सफाई की बात नहीं कर रहा, ग्रेडिंग की बात कर रहा हूं, वो ग्रेडिंग लेवल टैबलेट पंचिंग में थोड़ा सा लो होता है, इंजेक्शन में बहुत हाई रखा जाता है। इसकी वजह क्या है? ये क्यों? मेडिसिन तो दोनों मेडिसिन है, मेडिसिन तो वो भी वही है और इंजेक्शन वाली भी वही है, तो इनमें फिर ये डिफरेंस क्यों रखा जाता है? सर सबसे बड़ी जो सर मुझे वो ये कि इंजेक्शन जो है सर वो लिक्विड फॉर्म में होता है और टैबलेट्स आई गेस सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो सर मैं आपके इसका मेन रीजन ये है ना सर कि जो मेडिसिन होती है टैबलेट सर वो स्टमक के थ्रू जाती है बॉडी में, लेकिन जो इंजेक्शन होता है वो डायरेक्ट बॉडी के साथ कांटेक्ट आता है, मतलब ब्लड के साथ उसका कांटेक्ट आता है। उसको कोई हाइजीनिक, उसको कोई ऐसा इम्यून सिस्टम इतना डायरेक्ट अटैक नहीं करता है इंजेक्शंस को, ये सही जैसे कि बात है, मेडिसिन को करता है सर। जो सर बिल्कुल ऐसे सही बात, डिफरेंट आपने अभी कहा सर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अगर आपने सही मेडिसिन में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हो तो सर स्टमक उसको वो कर देता है, क्लियर कर देता है, लेकिन ब्लड में तो ऐसे कोई इम्यूनिटी नहीं होगी जैसे कि स्टमक में होती है। जी जी, बिल्कुल सही जवाब है, यही सही आंसर है, यही मैं सुनना चाहता था कि इंजेक्टेबल जितनी भी चीजें हैं उनकी उनकी स्टेरिलिटी को बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्टेराइल हो, क्योंकि वो हमारी बॉडी के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट हो रहे होते हैं और हमारी सर्कुलेशन में डायरेक्टली जा रहे होते हैं। जबकि ओरल कैविटी में हमारे मुंह के अंदर ऐसे एंटीसेप्टिक केमिकल्स मौजूद हैं, जैसे कि हमारा सलाइवा, इसके अंदर कुछ ऐसे कार्बोनेट्स मौजूद हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसके अलावा कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स हैं कि जो किसी भी फॉरेन पार्टिकल को, माइक्रोब को, वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जब ये स्टमक में चला जाता है तो स्टमक के अंदर तो होता ही 1.5 के आसपास एसिडिटी होती है HCl की, तो वो भी उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसका हाइजीन तो खैर कहना नामुनासिब सी बात होगी, मीन उसका जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो इंजेक्टेबल से थोड़े से कम होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इसको इंजेस्ट कर सकती है। दूसरा जो रूट है दैट इज सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ओरल रूट ही है, इंटरनल रूट है, लेकिन सबलिंगुअल में हमारे पास सबलिंगुअल वो चीज है अम्बियाजाइन। अच्छा, तो सबलिंगुअल वो रूट है कि जिसमें हम लोग ओरल कैविटी, ये बीएस वाली है। अच्छा BS वाली है तो जा सकती है। ये मैं शेयर स्क्रीन कर रहा हूं, ये स्टार्ट शेयरिंग। ये जो हमारे पास है ये ओरल रूट में हम लोगों के पास ये हो गया। सबलिंगुअल में मेरे पास ये एक पिक्चर है जिसमें कि जबान नीचे, मीन जबान के नीचे रखे जाने वाली मेडिसिन। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में कोई ना कोई ऐसे पेशेंट होंगे कि जो सबलिंगुअल मेडिसिन यूज करते होंगे, हैं कोई ऐसे लोग? बहुत यूजुअली सर होता है। कहाँ पे? हाई ब्लड प्रेशर में सर। हाई ब्लड प्रेशर में, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में भी यूज होता है। काफी ज्यादा मेडिसिन जो है तो वो सबलिंगुअल होती है क्योंकि ये इमरजेंसी रूट में दी जाती हैं। तो हर वो मेडिसिन जो कि किसी इमरजेंसी कंडीशन में दी जाए और वो बंदा जो है तो वो ओरली ले सकता हो, लेकिन ओरल में भी एब्जॉर्प्शन फास्टेस्ट हो, तो हमारे जबान के नीचे ऐसी कैपिलरीज हैं कि जो जिसमें डिफ्यूजन के जरिए जल्द अज जल्द एब्जॉर्प्शन हो सकती है। हमारे बकल कैविटी से जबान के नीचे से ही एब्जॉर्प्शन होने शुरू हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं कि जो सबलिंगुअल ली जाती हैं,
ठीक है, जबान के नीचे ली और थोड़ी देर के बाद पेशेंट जो है तो वो रिकवर हो जाता है। तो जितनी भी ऐसी हाइपरटेंसिव मेडिसिन हो गई और जितनी कार्डियक मेडिसिन हो गई कि जो हार्ट अटैक से बचने के लिए फौरन ली जाती हैं, तो इंजेक्टेबल से ज्यादा पहला सोर्स उनके जबान के नीचे दिया जाता है। अगेन आई एम सेइंग कि ये ओरल रूट उन लोगों के लिए है जो कि कॉन्शियस होते हैं, जिनके होशो आवाज बरकरार होते हैं। जिनके होशो आवाज बरकरार नहीं होते उनको किसी सूरत हम लोग ओरल रूट से कुछ भी नहीं दे सकते, सबलिंगुअल तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ये ना हो कि वो अपने गले में फंसा लें, ठीक है। और दूसरी बात ये कि सबलिंगुअल मेडिसिन थोड़ी सी ज्यादा फ्रेजाइल होती हैं, थोड़ी ज्यादा नरम होती हैं, थोड़ी जल्दी एब्जॉर्ब होने वाली होती हैं, ठीक है। तो ये इसका सबलिंगुअल का वो है। सबलिंगुअल की एडवांटेजेस अपनी जगह पे हैं, बहुत ज्यादा है कि इसके एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है, मेडिसिन फौरन जो है तो आपके उसमें चली जाती है। सबलिंगुअल के अलावा भी एक और रूट भी है, उसको सबलिंगुअल तो नहीं कहा जाता, उसके लिए दूसरा वर्ड यूज होता है, मुझे अभी उसका नाम याद नहीं आ रहा। जैसे कि वो जो नस्वार लड़के डालते हैं, कोई नस्वार डालने वाला लड़का हमारे साथ मौजूद है? नहीं जी, वो अब बीएस में सर। अच्छा, बीएस में। तो नस्वार डालने वाले बच्चों को ये बात मालूम होगी कि जो नस्वार होती है वो अपने ऐसे रीजन्स में रखते हैं कि गम और चीक के दरमियान में यहाँ पर या यहाँ पर रखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एब्जॉर्प्शन रेशो ज्यादा होती है और वो फौरन जो है तो वो उनको असर करने लग पड़ती है, ठीक है। तो ये जो साइट्स हैं नस्वार रखने के लिए, ये बड़ी बेहतरीन साइट्स होती हैं और मेडिसिन भी बास टाइम पे इन रूट्स में रखी जाती है कि वो जल्दी से जल्दी एब्जॉर्ब हो सके, ठीक है। तो ये ओरल मेडिसिन में सबलिंगुअल एक टाइप है जो कि दी जाती है। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इनमें हम लोग कोई भी एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी रखने वाली चीजें नहीं दे सकते, क्योंकि ये हमारे ओरल कैविटी को कर सकते हैं, अनसेंसिटाइज कर सकते हैं, या हमारे जो ट्रैकिया है इसके ऊपर जाके असर कर सकते हैं। किसी को ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारी मेडिसिन में ये इतना ज्यादा करामत नहीं है, कुछ ही मेडिसिन में है, ठीक हो गई बात। इसके बाद हम लोग सर समझ नहीं आई जी, सर, डिसएडवांटेज की समझ नहीं आई सर। डिसएडवांटेजेस में मैंने कहा कि ऐसी चीजें कि जो एनेस्थेटिक इफेक्ट रखती हों, जो कि खाने से मुंह सुन हो सकता हो, उसमें ऐसी कोई भी चीज सबलिंगुअल नहीं दी जा सकती, ठीक है। जिसमें कि वो खाने के बाद आपकी जबान सुन हो जाए या आपका ट्रैकिया सुन हो जाए, एनेस्थेटिक चीजें नहीं की, इस रूट से वो मेडिसिन नहीं दी जा सकती, ठीक है, जो कि इसका डिसएडवांटेजेस में भी आता है, ठीक है। सर ये जो डेंटिस्ट होते हैं सर, वो लोग जब वो दांत निकालने के लिए इंजेक्शन लगाते हैं, तो सर वो तो सबलिंगुअल रीजन में इंजेक्शन लगाते हैं, कोई मेडिसिन क्यों नहीं रखते एनेस्थेटिक की, तो दांत सुन हो जाए सर? सबलिंगुअल नहीं होता, वो गम में होता है, सबलिंगुअल नहीं लगाता कोई भी। सबलिंगुअल रीजन, सबलिंगुअल का मतलब है जबान के नीचे, ठीक है। तो वो गम्स में लगाते हैं और वो डीप इनसाइड द गम लगाते हैं, और वो इतना माइल्ड एनेस्थीसिया होता है, अगर वो ना लगाएं तो फिर आप लोग दांत कैसे निकालेंगे? फिर तो आप लोग दांत निकलवाते हुए भी तड़प जाएंगे, ठीक है। सही है सर। जी सर, सही है सर। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास जो रूट है वो पेरेंटल रूट है। पेरेंटल रूट में हमारे पास वो रूट के जिसके जरिए, जिसमें हमारे पास इंजेक्शन यूज होता है, सिरिंज यूज होता है, और कोई चीज बॉडी के अंदर इंजेक्ट की जाए, इंसर्ट की जाए, पंक्चर करके स्किन के जरिए अंदर दाखिल की जाए, इसको पेरेंटल रूट कहा जाता है, ठीक है। यानी ओरल नहीं है। अब वो पेशेंट जो कि मुंह के जरिए नहीं दे सकते, उनके लिए फिर ये इंजेक्टेबल सोर्स यूज होता है, जिसको पेरेंटल रूट कहा जाता है, ठीक है। एंटरल रूट और पेरेंटल रूट, ठीक हो गई बात। ये मैंने आप लोगों को जो स्लाइड बताई है उसके अंदर इसके वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब पेरेंटल रूट में हमारे पास वो मेडिसिन आती हैं जो कि या तो ऐसी इरिटेंट हो, ऐसे केमिकल्स हों जो कि हम लोग मुंह से ना ले सकें,
या वो जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जरिए जाके खतरनाक हो सकते हैं एब्जॉर्ब होने में, या जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जाके डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, या वो ऐसी अनपैलेटेबल हैं कि जिनका जायका बहुत ज्यादा खराब है कि वो बंदा मुंह से लेने में दुश्वारी फील करे, या ऐसी चीज जो कि आपकी ओरल कैविटी को डैमेज कर सके, ऐसी चीजों को हम लोग यूज करते हैं पेरेंटल रूट से। ठीक हो गई बात? या फिर ऐसा तरीकाकार के जिसमें मेडिसिन जल्द अज जल्द पेशेंट के अंदर दाखिल करनी हो, या वो पेशेंट जो कि किसी इमरजेंसी कंडीशन में आ गए हैं और वो दवाई को इंजेस्ट नहीं कर पाते, उनको इंजेक्ट किया जाता है। सब जेन में आ रहा है? इमरजेंसी कंडीशन सबके जेन में आ रही है ना, कि उसी पेशेंट को इंजेक्शन लगाया जाता है जो कि हवास बाख्ता होकर लेटा हुआ है और जिसको हम मुंह में कुछ डालने की कोशिश कर रहे हो और वो ना खा पा रहा हो। तो हमारे पाकिस्तान का अलमिया ये है कि हमारे यहाँ मरीज खुश होता है पेरेंटल रूट से लेने के बनिस्बत ओरल कैविटी के। हालांकि जो चीज ओरली जा सकती है मुंह में, उसको पेरेंटल नहीं दाखिल किया जाता। लेकिन हमारे यहाँ लोगों का अलमिया ये है कि लोग जाते हैं, वो जाके डॉक्टर की दुकान पे जाके कहते हैं डॉक्टर साहब स्तन हुआ है। तो बहुत सारे डॉक्टर तो मशहूर ही अपने स्तन के ऊपर होते हैं कि भाई ये वो डॉक्टर है जो कि बड़ी अच्छी सुइयां लगाता है। यानी अननेसेसरी प्रैक्टिस जो है तो हमारे पाकिस्तान में पेरेंटल रूट से की जाती है, साइकोलॉजिकली पेशेंट को थोड़ी सी तकलीफ दे के और उसको वो, हालांकि इंजेक्शन जरूरत नहीं होती उस पेशेंट को जिसका मुंह काम कर रहा हो और वो मुंह से एक चीज ले सकता हो, उसको पेरेंटल देने की कोई जरूरत नहीं है, अनलेस अदरवाइज कि वो एक ऐसा केमिकल है जो कि मुंह से नहीं दिया जा पा रहा। ठीक हो गई बात? फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। एक बंदा हाइपोग्लाइसीमिक आ गया हमारे पास, डायबिटीज में आ गया, ठीक है। तो अस्पताल में ये याद रखें कि हाइपरग्लाइसीमिया से ज्यादा खतरनाक हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ठीक है। और वो बंदा बेहोशी उस पे तारी हो रही है, वो कोमा की तरफ जा रहा है। तो सबसे जबरदस्त तरीकाकार ये होता है कि हम उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन देते हैं, ग्लूकोज का रिच सोल्यूशन देते हैं, यानी ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर के ग्लूकोज मिक्स है और बहुत ज्यादा मुझ है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, वो खोल के उसके मुंह में डाला जाता है ताकि वो ले इंजेस्ट करे। अब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट है कि जो उस हाइपरटोनिक सोल्यूशन को इंजेस्ट नहीं कर पा रहा और ये हो सकता है कि वो उसके एयर पैसेज के अंदर चले जाए और उसके लंग्स में जा सके और वो इंजेस्ट ना कर पाए, उसके लिए फिर हम लोग पेरेंटल रूट इस्तेमाल करते हैं ग्लूकोज का, उसको फिर हम लोग डेक्सट्रोज दे देते हैं, कोई और दूसरे ऐसी कार्बोहाइड्रेट्स ऐसी शुगर्स उसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि फौरन उसका जो ग्लाइसेमिक रेशियो है वो ऊपर चली जाए। तो ये याद रखिए कि जब तक ओरल कैविटी काम कर रही है, बंदा अपने हवास में है, तब तक पेरेंटल रूट में नहीं जाया जाता। ओके हो गई बात? समझ आ गई है? तो पेरेंटल रूट में हमारे पास इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस और इंट्रापेरिटोनियल, ये सारे के सारे हमारे पास रूट्स हैं कि जिसके जरिए हम लोग बॉडी के अंदर किसी चीज को दाखिल कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर बताता हूं, स्क्रीन शेयर करता हूं और मैं आप लोगों को एक पिक्चर बताता हूं। एक सेकेंड, स्क्रीन शेयर है ना? स्क्रीन शेयर हुई है आप लोगों के साथ? यस सर, शेयर है सर। यस सर, शेयर। ये देखिए, ये इंजेक्शन टेक्निक्स हैं। मैंने आप लोगों से कहा कितने किस्म की, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस,
इंट्रावेनस और इंट्राडर्मल। अब देखें इंजेक्शन आप लोगों के पास है, इंट्रामस्कुलर जो है ये 90 डिग्री में नीचे जो है हमारे पास स्किन का एक पोर्शन है, देखें नजर आ रहा है आपको, ये स्किन का पोर्शन, ये इसमें मसल तक ये नीडल इंसर्ट हुई है, ठीक है। इंट्रामस्कुलर जब भी कुछ लगाया जाता है तो ये इंट्रामस्कुलर डीप इनटू द मसल लगाया जाता है, और ये 90 डिग्रीज में। समझ आ रही है फिनोमिना की, समझ आई है? सबक्यूटेनियस को देखें, देखिए सर ये चीज, हाँ सबक्यूटेनियस में देखें 45 डिग्री से 45 डिग्री के ऊपर नीडल जो है तो इंसर्ट की गई है, और यहाँ पर कंपाउंड को इंजेक्ट किया जा रहा है। बहुत सारी चीजें सबक्यूटेनियस होती है। इसके अलावा इंट्रावेनस जो है हमारे पास वेन के अंदर यहाँ पर देखें 25 डिग्री के अंदर जा रहा है, और इंट्राडर्मल देखें तो ये स्किन के नीचे जो है तो ये लग रही है 10 to 15 डिग्री जो है तो एपिडर्मिस में लग रही है, ठीक है। तो ये वेन में, ये सबक्यूटेनियस रीजन में, और ये हो गया मसल रीजन में। तो देखिए एंगल चेंज करने से कितना ज्यादा आप लोगों को फर्क फील हो रहा है। 90 डिग्री सबक्यूटेनियस रीजन, इंट्रावेनस रीजन और इंट्राडर्मल रीजन। तो ये देखें ये सारे के सारे पेरेंटल रूट हैं कि जिनके जरिए कोई भी मेडिसिन आपकी बॉडी के अंदर इंसर्ट की जा सकती है, कोई भी एक्टिव कंपाउंड बॉडी के अंदर दाखिल किया जाता है। अब यहां पर ये बात समझ लें कि इंट्रामस्कुलर अपने इंजेक्शंस होते हैं, इंट्रावेनस अपना ड्रग होती है, इंट्राडर्मल अपनी होती है, सबक्यूटेनियस अलग होती है। इंट्रामस्कुलर को हम IM से जाहिर करते हैं, इंट्रावेनस को हम लोग IV से जाहिर करते हैं, सबक्यूटेनियस को हम लोग SC से जाहिर करते हैं, और इंट्राडर्मल को हम लोग ID से जाहिर करते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये मैं चैट में आप लोगों को बता देता हूं, IM, IV, SC और ID। अब कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं कि जो कि हमारे पास इसमें है, क्या नाम है, स्क्रीन शेयर है ना? यस सर शेयर है। अच्छा, मेडिसिन की कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी मेडिसिन किस कंपाउंड में किस तरीके से हल की गई है जिसकी वजह से उसको बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जा सके। बहुत सारी ऐसी प्रिपरेशंस होती हैं मेडिसिन की कि जिनको पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको ऑयल के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, बहुत सारी ऐसी हैं जिनको के दूसरे सॉल्वेंट्स के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो हर एक मेडिसिन जो कि आप इंजेक्टेबल यूज करते हैं सारी की सारी पानी में नहीं होती, बहुत सारी दूसरे कंपाउंड्स के अंदर, दूसरे सॉल्वेंट्स के अंदर, दूसरे कैरियर्स के अंदर भी यूज की जाती हैं, जैसे कि ऑयल्स हो गए, जैसे कि अल्कोहलिक सॉल्यूशंस हो गए, और जैसे कि हमारे पास वाटर हो गया, ठीक है। तो ये तीन किस्म की चीजें हमारे पास मौजूद होती हैं। इंट्रामस्कुलर ज्यादातर लगाए जाते हैं सॉल्वेंट जिसके अंदर हमारे पास ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, और इथेनॉलिक सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, ठीक है। सबक्यूटेनियस रीजन के अंदर ज्यादातर ऐसे होते हैं कि जो फैट सॉल्युबल चीजें होती हैं, जो कि लिपिड्स के अंदर बनाए जाते हैं, जिनकी प्रिपरेशन की जाती है। इंट्राडर्मल जो है तो आपने देखा होगा जो बच्चों को वैक्सीन वगैरह लगाई जाती है वो इंट्राडर्मल होती है, और इंट्रावेनस वो चीज होती है कि जिसकी बहुत ज्यादा अशद जरूरत है कि जो ब्लड की फौरन सप्लाई में दाखिल की जाए और वो डायरेक्टली डिसॉल्व इनटू द ब्लड हो जाए। लेकिन याद रखें कि इसके लिए ज्यादातर वाटर वाली प्रिपरेशंस होती हैं कि जो पानी के अंदर ही डिसॉल्व होती हैं, क्योंकि वो सोल्यूशन जो कि ब्लड के अंदर जा रहा है दैट मस्ट बी इनर्ट, उसको इतना ऐसा इनर्ट होना चाहिए कि वो जाके अंदर ब्लड को डिस्ट्रॉय ना करे, जो कि आपके जाके ब्लड सेल्स को डैमेज ना करे, या जो जाके आपके हार्ट टिश्यूज को या दूसरे ऑर्गन्स को जाके डैमेज ना कर सके। तो इनकी प्रिपरेशन ऐसे की जाती है, ठीक है।
तो डिफरेंट जो आपने पेरेंटल रूट में देखा कि मुख्तलिफ किस्म के वो हैं तरीकाकार हैं। ये इंट्राडर्मल सबक्यूटेनियस में एक और टेक्निक मैं आपको बताता हूं जो कि है, एक सेकेंड मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखें, ये सबक्यूटेनियस रीजन में आप देख रहे हैं, यहाँ पर कैपिलरीज आपको नजर आ रही हैं। तो ये सबक्यूटेनियस लेयर के अंदर जब लगाया जाता है तो स्किन को थोड़ा सा ऊपर की जानिब उठा लेते हैं। कभी किसी ने देखा हो किसी के घर में पेशेंट हो, अगर डायबिटीज के पेशेंट हो और वो इंसुलिन लेते हो, तो वो इंसुलिन लगाने के लिए स्किन को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। और वो स्किन भी कौन से एरियाज की होती है, बटक्स रीजन की या हमारे पेट के ऊपर, जिसके ऊपर फैट्स ज्यादा हो, ठीक है। तो स्किन को थोड़ा सा ऊपर उठा के उसके अंदर इंजेक्ट किया जाता है। ये सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का एक तरीकाकार है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास इंट्रापेरिटोनियल इंजेक्शंस भी होते हैं जो कि डायरेक्टली पेरिटोनियम कैविटी के अंदर दाखिल किए जाते हैं, और पेरिटोनियम के अंदर कोई मेडिसिन जो है तो वो डालना मकसूद हो। जैसे कि कुछ कीमोथेरेपी में कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो कि इंट्रापेरिटोनियल कैविटी इंट्रापेरिटोनियल दिए जाते हैं, जो कि वो मेडिसिन जो कि हमारी पेरिटोनियल कैविटी के अंदर जाके हमारे सॉफ्ट टिश्यूज को इन्वॉल्व कर सके, ऐसी मेडिसिन के जो उस एरिया के लिए ज्यादा जरूरी हो, इसको हम लोग इंट्रापेरिटोनियल के नाम से कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक होती है इंट्राथीकल। इंट्राथीकल कौन सी होती है? इंट्राथीकल के लिए मैं आपको एक चीज निकाल के बता देता हूं। मेरे साथ रहे। हाँ, हो गए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है। ये मैं भी आप लोगों के साथ इंट्राथीकल वो कर रहा हूं। ये चलिए, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूं। ये देखिए, नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर, आ रहा है सर। ये देखिए, ये इंट्राथीकल जो है तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर वो मेडिसिन जो कि देनी मकसूद हो डायरेक्टली इनटू द सीएस, यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर जो है तो उसको इंजेक्ट करना मकसूद हो, यानी ऐसी चीजें कि जिनका दिमाग के साथ ताल्लुक है और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस ना कर सकती हो, तो उसको फिर वर्टेब्रल कॉलम के थ्रू इस तरीके से, यहां पर आप देख रहे हैं, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर बड़ी टेक्निक से इंजेक्शन को इंसर्ट किया जाता है और वहां पर ले जाकर पहले थोड़ा सा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, सीएस फ्लूइड को पहले हल्का सा बाहर निकालते हैं ताकि ये इंश्योर हो सके कि ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मौजूद है, और फिर उसके बाद इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता से इंजेक्ट किया जाता है। और ये डिफरेंट सिनेरियोज में किया जाता है, उस सूरत में कि जिसमें मेडिसिन को डायरेक्टली इनटू द नर्वस सिस्टम देना जरूरी हो, और वो मेडिसिन जो कि ब्लड से ब्रेन तक न जा पा रही हो तो उसको इंट्राथीकल तरीके से दिया जाता है, ठीक है, लंबर पंक्चर के जरिए। ओके, समझ आई ये बात की? ये कुछ पेरेंटल रूट थे। हाँ, ये कुछ पेरेंटल रूट थे जो कि मैंने आप लोगों को आज बताए। कल हम लोग टॉपिकल और इनहेलेशन के ऊपर जाएंगे। आज मुझे 40 मिनट हो चुके हैं, तो मेरे पीछे आवाज आ गई है कि आपकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है। तो हम लोगों ने आज ओरल रूट और पेरेंटल रूट को हम लोगों ने देखा। कल हम लोग इसी को रिव्यू करके
और आगे 2 मजीद रूट्स को पढ़ के और इसको क्लोज कर देंगे। ये बहुत अहम है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और बहुत अहम है फार्माकोलॉजी को पढ़ने की रूह से, ताकि आप लोगों को ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन का रूट पता होना चाहिए कि एक्चुअली वो रूट क्या है और क्यों है। ठीक है, तो आज के बाद जब भी आप लोग हॉस्पिटल जाएंगे और अगर कोई आप लोगों को इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथीकल का नाम अगर आप लोग सुनेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ जाएगी कि किस बारे में बात हो रही है। ठीक है सर, मेरा एक क्वेश्चन। इंशाल्लाह सर। सर, ये टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है सर, तो उस हालत में इंजेक्शन नहीं लगाते डॉक्टर, ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन कोई टैबलेट वगैरह, लेकिन इंजेक्शन नहीं लगाती। इसकी कोई खास वजह है सर? किस कंडीशन? सर, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। टेम्परेचर जब ज्यादा हो, ठीक है। अच्छा, असल में हमारी बॉडी का अपना एक टेम्परेचर होता है और उस टेम्परेचर में जो कि नॉर्मल जो टेम्परेचर है हमारा, उस टेम्परेचर में जो ब्लड जो है अंदर, जो हमारा प्लाज्मा जो है, हमारे जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीनियस स्ट्रक्चर जो है, तो ये नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो जब हमारा टेम्परेचर राइज होता है तो ये जो हमारे ब्लड के अंदर जो प्रोटीन वाले स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें प्रोबेबिलिटी होती है कि ये पॉप अप कर जाएं, जिनकी वजह से डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर कोगुलेशन क्रिएट हो जाती है। दिमाग के अंदर जो है तो वो ऐसे थ्रोम्बस क्रिएट हो सकते हैं कि जिसकी वजह से बंदे की मौत भी हो सकती है। तो बुखार में सबसे बड़ा इशू थ्रोम्बस बनने का ही होता है और ब्लड का कोगुलेट होना ही होता है और ब्लड का थिक होना होता है। तो कोशिश ये की जाती है कि ज्यादा बुखार की सूरत में पहले बुखार को नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है, कि पहले इसका बुखार ठंडा हो जाए बाय फिजिकल मीन, जैसे कि उसके पाँव के ऊपर ठंडी पट्टियां रख के, सर को ऊपर ठंडी पट्टी रख के, उसको नहला के, ताकि उसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो। उसके बाद उसको ओरली दिया जाता है ताकि ओरली लेके अपने बॉडी का टेम्परेचर कम कर दे, क्योंकि अगर आपने कोई चीज पंक्चर की, उसकी बॉडी के अंदर आपने कोई उसे पंक्चर किया और उसने जाके उसके ब्लड को मजीद थिक कर दिया, तो फिर मसला खराब हो सकता है और डेथ आ सकती है। इस वजह से ज्यादातर इस कंडीशन में इंजेक्शन से बचा जाता है, लेकिन ये बहुत सिवियर कंडीशन की बात है। ठीक है, और ज्यादातर डॉक्टरों के अंदर गलतुलाम बन चुका है कि बहुत तेज वो हो तो इसको इंजेक्शन आजकल दिया जाता है, अगर आपको उसकी सेफ्टी इंश्योर हो तो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू वेरी सर। मच। ओके कल मुलाकात करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओके सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, बाय, थैंक यू।